नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग हुई है। 73 सीटों पर कुल वोट डाले गए हैं। हम आपको जो मुख्य बिंदु हैं, अभी तक जो कुछ हुआ है वो सब कुछ दिखा देते हैं। पहले दौर की वोटिंग जो है वो खत्म हो गई है। 73 सीटों पर वोटिंग हुई है। बंपर मतदान की खबरें हम तक आ रही हैं। 3 बजे तक का आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आगे के 2 घंटे थे उसमें यह आंकड़ा और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि 50% औसतन हर एक सीट का कम से कम ऐसा ही आंकड़ा देखने को मिल रहा था। जो शहरी इलाके थे वहां पर फिर भी थोड़ा कम, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां से खबरें बेहतर मिल रही हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, आगरा, इन सभी जगहों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं जो 50 के पार हैं 3 बजे तक के आंकड़े के हिसाब से। सबसे ज्यादा दादरी में 56% वोटिंग की गई है। बुलंदशहर में 54.51% वोटिंग। हमारे संवाददाता भी हमें अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट दे रहे हैं। सुबह से ही शुरू हो गई थी यह प्रक्रिया, और सबसे अच्छी बात है कि मौसम जब बेहतरीन होता है इस तरह के क्षेत्रों में, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो गर्मियां जल्दी शुरू हो गई और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वोटर आए हैं, अपना वोट डाला है, बहुत सारी चीजें हैं उर्मिलेश जी इसमें। जो 4 कोण होने थे वो सिमट कर जब 3 कोण हो गए तो मतदाताओं को थोड़ा सा स्पष्ट भी समझ में आया कि हमें किस ओर जाना है, और वो कुछ नजर आया है। आज पहले दौर के मतदान में ही जो इंडिकेशंस हमें इतने दिनों से मिल रहे थे वो पहले दौर के मतदान में स्पष्ट हो गया है। देखिए, मैं आपके करस्पॉन्डेंट्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अलावा जो स्वयं मैंने महसूस किया है और जो आज डेवलपमेंट्स नेताओं के हैं उनके एक्सप्रेशंस को भी देखकर ये समझा जा सकता है कि जो क्लियर कट एक बात है कि जो हमेशा ये सोचा जाता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पोलराइजेशन हो जाता है, कम्युनल पोलराइजेशन, वो नहीं हुआ। ये वे लोग भी मान रहे हैं जो प्रो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात की एक जो बात कह रहे थे शरद प्रधान, मैं उनकी बात में जोड़ूंगा कि देखिए शायद माइनॉरिटी वोटों का संकेंद्रण अगर एक तरफ दिखा है तो उसकी वजह यह नहीं है कि मायावती जी को पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद करते हैं, और उनको मालूम है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित यादव से या ओबीसी से किसी एक अकेली ओबीसी जाति से ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी अगर मुस्लिम, मैं नहीं जानता किधर जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सपा कांग्रेस अलायंस की तरफ मुखातिब है तो शायद इसलिए, अब मतदान खत्म भी हो गया है, तो शायद इसलिए कि वो 2017 की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की वहीं तक नहीं सीमित देखता, वो इसको 2019 की लड़ाई का एक हिस्सा समझ रहा है। उसको लग रहा है कि कांग्रेस और सपा यानी राहुल गांधी और अखिलेश का अलायंस उसको 2019 की बड़ी लड़ाई का एक तरह से सेमीफाइनल है, और ये वो वजह हो सकती है माइनॉरिटी वोटों के संकेंद्रण की। एक तो ये, दूसरी बात जो आप गन्ना किसानों का जिक्र कर रही थी और सवाल पूछ रही थी, देखिए 116 शुगर मिलें उत्तर प्रदेश में हैं, उसमें 77 शुगर मिलें उसी इलाके में है जहां आज मतदान हुआ है। गन्ना किसानों की स्थिति बहुत बुरी रही है। गेहूं के किसानों की भी स्थिति, आपको मालूम है गेहूं पर जिस तरह आयात के लिए काफी सहूलियत दी गई थी, आलू को लेकर बहुत सारा पॉलिसी को लेकर के नाराजगी जाहिर की थी आलू किसानों ने। आलू के किसान यहाँ काफी हैं इस इलाके में। तो एक ग्रेडियंट, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि सब कुछ जाति के आधार पर होता है। किसानों की जो बिरादरी है उसमें बहुत सारे उनके अपने मसले हैं, नोटबंदी ने उसमें और इजाफा कर दिया है। तो ये जो इलेक्शन 2017 का है, ये जो पॉकेट्स है पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये पूरे स्टेट के इक्वेशंस को प्रभावित करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सिर्फ पोलराइजेशन के आधार पर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तौल भी नहीं सकते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां जिस आधार पर उन्हें अप्रोच करती हैं। संजय जी, नहीं, बिल्कुल सिर्फ पोलराइजेशन की बात नहीं है। जब वोट देने के लिए कोई मतदाता जाता है तो कई मुद्दे उनके दिमाग में होते हैं, कई मुद्दों का जिक्र उर्मिलेश जी कर रहे थे। लेकिन अगर आप अलग अलग इलाकों में जाएं, जैसे किसी गांव में अगर इस तरह की कोई घटना घटी है जिससे 2 समुदायों के बीच में तनाव है, उस तरह के भी मुद्दे होते हैं, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा मुद्दा, अगर हम ये एक अनुमान लगाएं, कोई एक ऐसा मुद्दा है जो क्या पूरे सारे उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। अगर क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एक मुद्दा है जो सारे चुनाव को प्रभावित करता है, वो भी बात नहीं है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे अलग अलग होते जाते हैं और स्थानीय मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं। शेखर जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम अपने सभी संवाददाताओं से एक एक कर जान लेना चाहते हैं कि उन इलाकों से, अपने अपने इलाके से, समूचे एरिया से क्या क्या रिपोर्ट मिल रहे हैं। संजय, आपसे शुरुआत।
मथुरा की बात करें तो यहाँ पर बम्पर पोलिंग हुई है और अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया है तो इसमें पता चला है कि 65 से 70% के बीच पोलिंग का रेशियो पहुंच गया है, आंकड़ा पहुंच गया है। मतदाताओं में काफी उत्साह है और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गेट बंद है, इसके बावजूद लोग अंदर जाने के लिए, जो लोग देर से आए हैं, कहीं बाहर से आए हैं, वो लोग अंदर जाने के लिए यहाँ पर बहस किए जा रहे हैं और आखिरकार वो कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि 5 बज चुके हैं और 5 बजे के बाद मतदान चल रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि मतदान बंद हो गया, मतदान चल रहा है, लेकिन हाँ, एंट्री जरूर मतदान केंद्रों पर बंद हो गई है। 5 बजे तक जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं उन तमाम लोगों को एंट्री दी गई है और वो अपना मतदान करके धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। देख सकते हैं ये जो वृंदावन विद्यापीठ का इंटर कॉलेज है, इसका दरवाजा बंद हो चुका है। अंदर लगभग 3-4 बूथ हैं, 4 बूथों पर कम से कम 50-50, 100 लोगों की लाइन लगी हुई है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी श्वेता, हम चाह रहे हैं कि सारे रिपोर्टर्स एक एक करके अपने इलाकों का अपडेट दे दें। मेरठ से अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक जी, देखिए श्वेता, पोलिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो पहले आ चुके थे 5 बजे से पहले, उनका वोट पोल किया जा रहा है और उसके बाद उनको जो बाद में आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। कुछ लोग बाद में आए थे लेकिन गेट बंद कर दिया गया है, 5 बजे तक का टाइम था। लेकिन जैसे मैं बता रहा था, सुबह से ही काफी तादाद में लोग, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में, सुबह 7 बजने से पहले लंबी लंबी लाइनें लगी थी श्वेता, और भारी तादाद में लोग वोट कर रहे हैं, चाहे महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, तमाम युवा लोग थे जो पहली बार वोट डालने आए थे। तो भारी तादाद में लोगों ने या मेरठ इलाके में वोट डाला, चाहे ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो। श्वेता जी, ब्रजेश, श्वेता, यहाँ पर अभी लगभग करीब 10 से 15 वोटर्स मौजूद हैं जो 5 बजे के पहले ही अंदर आ चुके थे अपना वोट डालने के लिए और कतार में लगे हुए थे। लेकिन इसके अलावा पब्लिक इंटर कॉलेज जहाँ कैराना, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, उसके गेट बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पे सुबह 6:45 बजे के बाद से लगभग 12 बजे तक एक जबरदस्त उत्साह दिखा। वोटर, कई सारे डिसेबल्ड लोग भी थे जो व्हील चेयर पे आए थे यहाँ अपने मत का प्रयोग करने। 12 से 3 बजे थोड़ी कमी दिखी, लेकिन उसके बाद दोबारा 3 से 5 में वो कमी, दोबारा उत्साह दिखा लोगों का वोट डालने का। तो यहाँ कुल मिलाकर आज कैराना में पूरे दिन अच्छी खासी वोटिंग हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पिछले बार से बेहतर वोटिंग परसेंटेज आएगा। चंद्रशेखर जी, हर बार एक ऐसा मुद्दा अगर रहता है जो लगता है कि या तो किसी पार्टी के लिए लहर रहती है जिसका जिक्र होता है और मुद्दा होता है जिस पर सब एकजुट या दो फाड़ होते हैं, इस बार क्या नोटबंदी वो जगह ले सकती? नहीं, नोटबंदी कोई इतना बड़ा सामूहिक मुद्दा नहीं बनने वाला कि उससे पूरा का पूरा चुनाव प्रभावित हो जाए। ये बात अलग है कि लोगों के विचार का बिंदु बनता है, लोगों का मानस वो गढ़ सकता है, वोट का बिंदु नहीं लेकिन पूरे प्रदेश को एक सूत्र में जोड़ दे वो, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, एमएलए के चुनाव में या जितने छोटे चुनाव होते जाते हैं वहां पर अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अपनी जातीय या धार्मिक पहचानें और एक सामुदायिकता का बोध अलग हो जाता है। अगर इसे समाजशास्त्र की परिभाषा में कहें तो समाजशास्त्री हमेशा ये कहते हैं कि आप समूहों में, छोटे छोटे समूहों में तो समाजशास्त्र की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल नियम नहीं बना सकते। तो जब छोटे इलेक्शंस होते हैं तो ऐसा होता है। बालकृष्ण हमारे साथ। बालकृष्ण, आवाज अगर आ रही है आपको अब, तो हम ये जानना चाहेंगे जो ग्रामीण इलाके वगैरह, जो बाकी इलाके हैं, जो छोटे कस्बे हैं, उन इलाकों से क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है वोटिंग की? देखिए श्वेता, अगर आप लोगों से यहाँ पर बात करें इलाकों में, तो आपको पहली बात यह है कि लोग ये कहते हैं कि वो विकास के लिए वोट करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ देर लोगों से बात करें तो ये बात ख्याल आता है कि उन तमाम चीजों का, तमाम मुद्दे जो एक वक्त ऐसा लगता था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ऐसा लगता था कि यूपी में सबसे बड़ा, यूपी के चुनाव में यही मुद्दा होगा, लेकिन वो मुद्दा भी चला गया। नोटबंदी की बात भी लोग करते हैं, लोग जाति की बात भी करते हैं, 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसकी भी बात करते हैं, और कैंडिडेट्स के जो है अपनी पसंद नापसंद भी है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि कोई एक मुद्दा है जो इस पूरे चुनाव को डिक्टेट कर रहा है, तो ऐसा कोई मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता। अलग अलग इलाकों में लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, अलग अलग पसंद है, और लोग इस बात का भी जिक्र करते हैं कि खासतौर पर जो मुस्लिम मतदाता हैं इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार ऐसा है, कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो बीजेपी के
कैंडिडेट्स को हरा सकता है। अगर आप जाटों की बात करें तो अब इस बात को छिपाते नहीं है कि उनकी बीजेपी से नाराजगी है, और ये बात साफ होती है कि उस तरह का समर्थन शायद बीजेपी को इस बार नहीं मिले जाटों से जिस तरह का लोकसभा में मिला था। तो अलग अलग मुद्दों पे, खासतौर पे अगर देहात के इलाकों में, शहरों के इलाकों में अगर बात करें तो लोगों की प्रेफरेंस, लोगों की जो चुनावी मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। जो यंग वोटर्स हैं वो विकास की ज्यादा बात करते हैं, लेकिन अगर आप गांव में जाकर देखें तो वहां पर अभी भी दिखता है कि जाति का प्रभाव ज्यादा है। हालांकि अगर आप कुछ इलाकों में हमने वोटरों से बात की, उनको ये बात, छोटी सी बात थी, ये बात भी याद थी। उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह के ऊपर की पुण्यतिथि पर तो माल्यार्पण करने नहीं गए, लेकिन वो नवाज शरीफ को विश करते हैं। इसी तरह कुछ किसान जो थे, गन्ने के किसान, उनको इस बात की चिंता थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा के गन्ना किसान अपना गन्ना लेकर के यहाँ के शुगर मिल्स में आ रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है कि अगर हरियाणा के किसान यहाँ अगर अपना गन्ना लेकर आने को मजबूर हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो तमाम सारे मुद्दे कैद हो गए हैं वोट की शक्ल में। अब आशुतोष, अलीगढ़ से क्या अब जो आखिरी आंकड़ा आपको मिल रहा है मतदान प्रतिशत का क्या है वो? श्वेता, पश्चिम यूपी को, पश्चिम उत्तर प्रदेश को प्रयोगशाला कहने और खासकर हर पार्टियों द्वारा भरसक प्रयोग करने के बीच उद्योग की नगरी और शिक्षा की नगरी अलीगढ़ में मतदान लगभग पूरा हो चुका है। लगभग तमाम जो शहरी इलाके हैं, खासकर वहां पर उम्मीदवारों की किस्मत, तमाम जो मतदाता हैं उन्होंने अलीगढ़ के ताले में बंद कर दी है। अब अगर जो भागीदारी की बात कहते हैं कि जो यहाँ की विविधता है कि 7 सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता वो डोमिनेटिंग फैक्टर में है, कहीं पर दूसरे जातीय समीकरण हावी हैं, और इन तमाम जातीय समीकरण जहां पर वो हावी होने के बीच स्थानीय मुद्दों को कितनी तवज्जो मिलती है। हालांकि लोग जब कैमरे के सामने आते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं स्थानीय मुद्दे हावी हैं, लेकिन जब और अंदर हम जाते हैं, बात करते हैं तो पता चलता है कि दरअसल पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन इस बीच जो सामने आ रहे हैं, फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक कि 60 से 65% का मतदान अलीगढ़ में हुआ है। ग्रामीण इलाकों में, हालांकि मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ बूथ पर, यहाँ ताला लग चुका है अलीगढ़ का, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी भी कई बूथों के बाहर लोगों का जमावड़ा है। क्योंकि 5 बज चुका है, एंट्री अब अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग भी हैं तो ये हो सकता है कि 6 से 6:30 बजे तक भी वोटिंग हो और एक अच्छा प्रतिशत आपको अलीगढ़ से देखने को मिलेगा। स्वस्थ आंकड़ा है 65% के आसपास। अगर आशुतोष, मेरा एक सवाल आपसे था कि अलीगढ़ एक बड़ा अद्भुत शहर है। अगर चुनावों के हिसाब से देखें, कभी ध्रुवीकरण भी हो जाता है, उसके ग्रामीण इलाकों में लोधे भी हैं, जाट भी हैं। आपको क्या कोई ध्रुवीकरण नजर आता है जातियों और धर्मों के आधार पर वहां पर? देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। मैं आपको बताऊं, खासकर जहां से कल्याण सिंह के पोते चुनाव लड़ रहे हैं उन इलाकों में गया, वहां पर एलआर फैक्टर गिना जा रहा है कि वो बहुत तादाद में, और खासकर ओबीसी या जिसमें नॉन यादव वोट हैं, वो माना जा रहा है कि एक खास संप्रदाय, एक खास पार्टी की तरफ वोट देते हुए दिखता है। हालांकि ये जिक्र करना गलत होगा कि किस तरफ की जो जाति या किस तरफ का जो समुदाय के लोग हैं वो किसे वोट दे रहे हैं, लेकिन ये मानिए कि वो ध्रुवीकरण का असर देखने को मिला है। मैं सुबह जिन शहरी इलाकों में था वहां पर जो प्रतिशत, जब नतीजे आएंगे, बूथ खुलेंगे, वो सामने दिखेगी तस्वीर कि एक तरफा वोटिंग भी देखने को मिली है। और चूंकि ये विविधता कई सीटों पर देखने को मिलेगी, चाहे वो अलीगढ़ का शहरी इलाका हो, कोल का शहरी इलाका हो, उसके अलावा सारी सीटों पर जहां पर जो कास्ट फैक्टर में था, स्थानीय मुद्दों के अलावा उसको जहां से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी मौजूद हैं। शरद जी, 2014 के चुनावों में जिन मुद्दों ने काम किया था, क्या आज वो मुद्दे एग्जिस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और क्या वो विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखा सकते हैं? देखिए, 2014 में एक लोगों को बड़ी एक गलत फहमी भी थी कि वो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन पूरे प्रदेश में वर्क कर रही है, इस वजह से नरेंद्र मोदी जीत गए। उस 2014 में मोदी वेव थी, और ये जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को श्रेय दे दिया गया, जिसकी वजह से अमित शाह को अध्यक्ष बना दिया गया, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी तरीके से सही था। मोदी का वर्चस्व था उस टाइम, मोदी के लिए लोगों को क्रेज था, और ये जो फ्लोटिंग वोट था वो सारा मोदी को गया। देखिए, ये वही वोटर था जो 2012 में जिसने अखिलेश को पावर में लाया, वही लाया। तो जहां तक वो जो सवाल है, बार बार ये बात आती है कि क्या वही फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। इस बार एक चेंज ये भी हुआ है जो कि 2014 में उभर के आ भी गया था, कि मोदी ने जो डेवलपमेंट के नाम पे जो एस्पिरेशंस लोगों के हाई किए थे, लोगों को उम्मीदें जगाई थी, वो चीज अभी भी कायम है। और जहां तक उसका ये हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर नहीं, क्योंकि मोदी ने कभी भी कम्युनल कार्ड प्ले नहीं किया, लेकिन ये दूसरे लोग इनके जो हैं, जिनको अब की दफे बागडोर संभाल दे दी गई, जैसे साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ, इन्होंने तो मुजफ्फरनगर और शामली और
इन सब इलाकों में जाके, मेरठ में जाकर के शुरुआती करी कैंपेन की हिंदुत्व के फैक्टर्स से, जो वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो भी पार्टीज है, सबका जो ट्रेडिशनल वोट है, हर एक के पास एक फिक्स्ड वोट बैंक होता है, कैप्टिव वोट बैंक होता है, लेकिन जीत उससे नहीं हासिल होती है। जो फ्लोटिंग वोट है, उस जिसमें कि यूथ बड़ी तादाद में है, वो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा जी। उसमें ये फीलिंग है और लोगों में ये आम धारणा बन गई चुकी है कि अखिलेश ने डेवलपमेंट का, जहां तक सब लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप देखिए आज का नैरेटिव बदल चुका है इस इलेक्शन में, हर पार्टी डेवलपमेंट की बात करती है जी, लेकिन पार्टी भी डेवलपमेंट की बात करती है, जो वोटर है वो भी डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार जब नतीजा हम देखते हैं और उसको जैसे एनालाइज करते हैं तो लगता है कि नहीं, वजह कुछ और ही निकल गई थी। संजय पुगलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं शरद प्रधान जी की बातों से? उनकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक दो बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि बड़ा साफ होता है वोटर का दिमाग कि ये विधानसभा का चुनाव है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुनना है। मोदी जी के लिए, मोदी जी के कहने पर मोदी जी को शायद वो दोबारा वोट दे देंगे, लेकिन मोदी जी के कहने पर किसको वोट दें ये नहीं होने वाला है इस चुनाव में, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो जो मोदी का प्रीमियम वोट है वो सीएम कैंडिडेट की गैर मौजूदगी के कारण गिर भी रहा है। 2014 का 50% का वोट शेयर वाला इलाका जहां आज पोलिंग हुई है, उसके बारे में एक बात थोड़ी सी गौण हुई है या कम चर्चा हुई है। हमने सुबह उस पर बात की थी, उर्मिलेश जी ने उस राय को रखा था कि मायावती को हम कम करके आंक रहे हैं क्या। मुझे लगता है कि ये लोग फतवा जो देते हैं, जिसका जिक्र प्रधान जी ने ही किया था, शरद ने, कि फतवों पर चलती नहीं है पॉलिटिक्स जब वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन जब चैलेंजर के पक्ष में हो रहा हो तो अब अखिलेश और मायावती को किसको चुनना है। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में मायावती भारी पड़ती रही हैं अभी तक की पॉलिटिक्स में, उसको हम लोगों ने कहीं अंडर एस्टिमेट किया है। आज जितने लोगों से हमने बातचीत की है, ये सब सब्जेक्टिव अनुमान है और अटकल है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि वेस्टर्न यूपी में इस बात को थोड़ा और एग्जामिन किया जाना चाहिए कि मायावती ने हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर तो परफॉर्म पिछले बार के आंकड़े ही समाजवादी और बसपा को साथ साथ खड़ा करते थे। 24 सीटें वहां पर दिखती थी 73 में से। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका, शरद प्रधान जी आपका शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए वोटर गंगा किनारे वाला।